ओके सर। ओके। तो वेस्टलैंड एक ऐसी पोयम है, शायद आप यदि उससे इंटरैक्ट हो रहे हो, उसे आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही कठिन पोयम है। कठिन इस मामले में है कि टीएस इलियट जो मॉडर्निज्म के एक बहुत बड़े वॉइस हैं या कवि हैं, तो मॉडर्निज्म में एक बात कही गई कि पोएट्री हमें लिखना है तो ऐसी पोएट्री नहीं लिखना बल्कि डिफिकल्ट पोएट्री लिखना है। तो एक ट्रेंड चला था मॉडर्निज्म में कि हमें कठिन से कठिन पोएम लिखना है, और कठिन से कठिन पोएम लिखने के लिए कुछ उस समय की डिवाइसेस थी, कुछ मोमेंट्स थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सिंबॉलिज्म था, इमेजिज्म था। तो पोएम में इतनी ज़्यादा सिंबल्स, इतने ज़्यादा इमेजेस और इतने ज़्यादा एल्यूजन्स, एल्यूजन्स हम उसको बोलते हैं जब हम अन्य विभिन्न सोर्सेस के, विभिन्न कवियों के, विभिन्न राइटर्स के बातों को अपने पोएम में जगह देते हैं, तो इसको आप एल्यूजन बोलते हैं। और यह पोएम इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कि इसमें इतने सारे एल्यूजन्स हैं, इतने ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। तो हम वेस्टलैंड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड पर एक नज़र डालेंगे। और बैकग्राउंड मुझे लगता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम इसको कुछ क्वेश्चंस के रूप में ही बैकग्राउंड की भूमिका बनाएं। तो ये क्वेश्चंस यदि आपके पास इस समय आपके साथ में कॉपी हो, पेन हो, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रेज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चंस को लिखें, और जब मैं इन क्वेश्चंस का जवाब देना स्टार्ट करूँ, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि इस पोएम का नाम है द वेस्टलैंड, तो द वेस्टलैंड जो नाम है, पहला क्वेश्चंस आप लिखें कि टीएस इलियट ने जो ये टाइटल वेस्टलैंड लिया है, यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में ही लिखें। वेस्टलैंड टाइटल का सोर्स क्या है? टीएस इलियट के वेस्टलैंड जो टाइटल है उसका सोर्स क्या है? आप यह क्वेश्चन नोट कर लें। मुझे लग रहा है कि सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो आप यह क्वेश्चन नोट करें कि वेस्टलैंड टाइटल का सोर्स क्या है। पहला क्वेश्चन यदि हो गया हो तो आप दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें। वेस्टलैंड को एडिट करने में किस अमेरिकन कवि ने टीएस इलियट की मदद की है? वेस्टलैंड को एडिट करने में किस अमेरिकन कवि ने, अमेरिका के कवि ने टीएस इलियट की मदद की है? इसके बाद आप नोट कर लें, टीएस इलियट वेस्टलैंड में टीएस इलियट के द्वारा एपिग्राफ कहां से लिया गया है, या एपिग्राफ का सोर्स क्या है? एपिग्राफ का सोर्स क्या है? इसके बाद आप लिखें वो कौन सी घटना है जो टीएस इलियट को वेस्टलैंड लिखने को प्रेरित किया? कौन सी घटना है जो टीएस इलियट को वेस्टलैंड लिखने को प्रेरित किया? अगला प्रश्न है, वेस्टलैंड का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था और किस मैगजीन में हुआ था? वेस्टलैंड का प्रकाशन किस वर्ष और किस मैगजीन में हुआ था? अगला प्रश्न आप नोट कर लें। यह प्रश्न हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, और एग्जाम में न आए तो यह बैकग्राउंड समझने में हमारी बड़ी मदद करेगा। अगला प्रश्न है आपका,
टीएस इलियट अपने वेस्टलैंड में टीएस इलियट अपने वेस्टलैंड में कितनी मिथिकल वेस्टलैंड का प्रयोग किया है या रेफरेंस दिया है? कमाल का क्वेश्चन है। टीएस इलियट ने अपने वेस्टलैंड में कितने मिथिकल का मतलब जो कहानियों में प्रचलित है वहां की यूरोपियन सिविलाइजेशन में, तो कितने मिथिकल वेस्टलैंड का यूज किया है? अगला प्रश्न है आपके लिए। वेस्टलैंड में वेस्टलैंड में नरेटर कौन है? 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 ठीक है। वेस्टलैंड में नरेटर कौन है? जैसा कि मैंने आप सभी से बात की कि टीएस इलियट की वेस्टलैंड को समझने के लिए आपको जो इन्होंने सिंबल्स यूज किया है, जो इन्होंने माइथोलॉजी यूज किया है, जो इन्होंने सोर्सेस यूज किया है, जब तक आप उसको नहीं समझ पाते तब तक आप वेस्टलैंड को विधिवत समझ नहीं पाएंगे। तो हमारी कोशिश पहले यह है कि हम सभी मिलकर बैकग्राउंड समझें, और इस बैकग्राउंड को समझने के लिए मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। आप वहां से भी कुछ क्वेश्चंस देखें और फिर हम सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, ताकि आपके मन में एक ओपनिंग बन जाए, आपको एक चाबी मिल जाए टीएस इलियट की वेस्टलैंड को समझने के लिए। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखें। यदि आप जरूरी समझिएगा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप में से कोई मुझे अपना माइक खोलकर बताएं कि क्या आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। मैडम। जी सर, वेरी दिख गुड, रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। तो हम कुछ क्वेश्चन से ओपनिंग करते हैं, आप देखते जाएं, आपको समझ में आती जाएगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1, हु असिस्टेड इलियट इन एडिटिंग द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड को एडिट करने में इलियट की मदद किसने किया? यह एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो चूंकि मैंने आंसर भी लिख डाला है तो आइजरा पाउंड, कुछ लोग इजरा भी बोलते हैं, सो आइजरा पाउंड। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द वेस्टलैंड फर्स्ट पब्लिश्ड? 1922, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर लिखा हुआ है। द सब टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड इज borrowed from John Webster, The White Devil. Tiresias is described as a blind prophet. Which myth underlies the structure of the poem? इस पोएम में जो सबसे सेंट्रल मिथ है वो कौन सी है? द फिशर किंग मिथ। Who said that Tiresias is the unifying consciousness of the poem? टीएस इलियट ने खुद कहा है। ओके, तो ये पीडीएफ मैं शैलेंद्र सर से आपके साथ शेयर करवा दूंगा। मेरे पास करीबन 500 क्वेश्चंस है वेस्टलैंड पे। आप
उसको ले लीजिएगा, पढ़िएगा। आइए हम बात करते हैं। जी। आप में से कोई एक माइक अपना खोल ले और मेरे द्वारा पहला क्वेश्चन जो आपको लिखाया गया वो क्या, मुझे बताने का कष्ट करें। प्रवीण जी, आप मुझे दिख रहे हैं, कृपया आप बताएं कि पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पहला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ द टाइटल ऑफ वेस्टलैंड। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं कि जब टीएस इलियट वेस्टलैंड लिख रहे थे तो क्या उनके मन में कुछ और प्लानिंग थी, क्या कुछ और टाइटल था? यदि आप मुझसे यह क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं कहूंगा जी हाँ। टीएस इलियट के मन में जो सबसे पहले टाइटल आया था उसका नाम है डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। आप लिखें, डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। जब उन्होंने वेस्टलैंड लिखने का प्लान बनाया तो उनका जो टाइटल वेस्टलैंड लिखा गया है या रखा गया वो नहीं था, बल्कि कोई अन्य टाइटल था और उसका नाम था डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। हालांकि यह क्वेश्चन आएगा नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानना चाहिए डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। और ये जो इन्होंने टाइटल लिया था उस समय लिया था चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है जिसका नाम है अवर म्यूचुअल फ्रेंड। अवर म्यूचुअल फ्रेंड। उन्होंने इस नावल से इस टाइटल को लिया था, इस टाइटल को लिया था। ठीक। लेकिन जब इनकी मुलाकात आइजरा पाउंड से हुआ तो उन्होंने इनको कहा कि नहीं, ये टाइटल ठीक नहीं, इसको बदल दो। तो उनके सलाह से इन्होंने जो टाइटल रखा द वेस्टलैंड। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या सोर्स से उनको यह टाइटल मिला। तो यह सोर्स है, उसका आप नाम लिखें। एक विद्वान है जिनका नाम है जेसी वेस्टन। जेसी, JESSIE, वेस्टन, WESTON। जेसी वेस्टन, जेसी वेस्टन। और जेसी वेस्टन की एक बुक है जिसका नाम है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। मैं आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूं। जेसी वेस्टन की बुक का नाम है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। इस बुक से, चूंकि उन्होंने इस बुक का अध्ययन किया और इस बुक से उनको यह टाइटल प्राप्त हुई, द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड। अब जानने की बात यह है कि वेस्टलैंड का मतलब क्या है। वेस्टलैंड का मतलब क्या है? देखें, लैंड का मतलब होता है देश, कंट्री या भूमि। बट यहां पर यूरोपियन सिविलाइजेशन से मतलब है, यूरोपियन देशों से मतलब है। यह बिल्कुल आपने सही कहा रुचि, बैरन लैंड होता है। मैं पहले बता लूं कि इसका शाब्दिक मतलब क्या है, फिर हम उस पर आते हैं। देखिए, लैंड का मतलब होता है देश, कंट्री, भूमि, ये तमाम चीजें। और वेस्ट, जैसा कि आपने बताया, यस, इसका मतलब बैरन होता है, अनफर्टाइल होता है। लेकिन यह अनफर्टाइल और बैरन किस सेंस में है, यह समझने की इंपॉर्टेंट बात है। टीएस इलियट जब ये लिख रहे थे और पब्लिश इन्होंने जब इसको किया तो वो 1922 का समय था। और स्पष्ट है कि इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना हो चुकी थी 1914 से लेकर 1919 तक। उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह से धर्म का, रिलीजन का, क्रिश्चियनिटी का ह्रास हुआ है।
अपने पतन पर है वो, एक चीज यह। दूसरा चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या? पहला तो उन्होंने देखा रिलीजन अपने पतन की ओर है। दूसरा उन्होंने देखा कि पूरा यूरोप एक तरह की सेक्स की अग्नि में जल रहा है, जिसे मैं सेक्सुअल परवर्जन परवर्जन बोलूंगा बार बार। यानी जब आदमी लस्ट में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो उन्होंने देखा कि रिलीजन तबाह हो गया है। तो चूंकि रिलीजन हमें नियंत्रित करता है, हमें नियमित करता है, हमें डिसिप्लिन करता है, तो उन्होंने पाया कि रिलीजन जिस तरह से अपने हरास में है, अपने पतन में है, तो उससे क्या हुआ कि एक कयाटिक सिचुएशन है, एक चारों तरफ भयंकर स्थिति बनी हुई है, ना तो कोई कंट्रोल है, ना तो कोई डिसिप्लिन है, हर कोई अधर्म फैलाने में व्यस्त है। दूसरा कि जब आदमी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वह मोरालिटी की चिंता नहीं करता है, मोरालिटी की चिंता नहीं करता है, करप्शन फैलाता है और महिलाओं का पतन होता है, महिलाओं की स्थिति का पतन होता है। तीसरा, एक तो आपने देखा रिलीजन का ह्रास है, यहां पर रिलीजन का पतन हुआ। दूसरा सेक्सुअल परवर्जन हुआ। तीसरी चीज जो आप पाएंगे इस पूरी पोएम में वो यह है लालच, ग्रीड। कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इन इन तीन प्रकार के, खास तौर से तीन प्रकार के अवगुणों से लिप्त हुई है। आपको ये पूरी तरह से पता है। हम बात करते हैं सेवन डेडली सिंस। क्रिश्चियनिटी में 7 प्रकार के पापों का वर्णन है, और 7 प्रकार के पापों में आप जानते हैं कि काम भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है, जेलसी भी आती है, आलस्य भी आता है। तो आप पाएंगे कि इसमें से 4-5 प्रकार के, 7 डेडली सिंस के 4-5 चीजों का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। जी प्रेमलता, आप सही कर रहे हैं। तो लालच, सेक्सुअल परवर्जन और रिलीजन के पतन के कारण जो एक ऐसी स्थिति बन गई थी, एक कयाटिक सिचुएशन, यस यस बिल्कुल, कयाटिक सिचुएशन जो बन गई थी, उसी परवर्जन को, फ्रेगमेंटेशन को, रिलीजियस पतन को जो दिखाए, उसी को उन्होंने वेस्टलैंड कहा है। उसी को उन्होंने क्या कहा है? वेस्टलैंड कहा है। और इसकी चर्चा उन्होंने तब किया जब इन्होंने जेसी वेस्टन की बुक पढ़ा, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। उस रिचुअल टू रोमांस की एक कहानी है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह पूरे टेक्स्ट में बार बार आएगा। जब वह रिचुअल टू रोमांस पढ़ रहे थे तो उसमें चर्चा है होली ग्रेल की और किंग फिशर की। आप नोट कर लें, होली ग्रेल और किंग फिशर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अनलॉक कर रहा हूं वेस्टलैंड को ताकि आप समझ पाए। शुरुआत में आप समझ गए तो सब समझ पाएंगे। होली ग्रेल और वेस्टलैंड। अब जानने की बात है कि होली ग्रेल क्या है। देखें, होली ग्रेल वह कटोरा है, वह तस्तरी है, वह प्लेट है जिसमें जीसस क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन देवता है, या यस बाउल, मैं वही हिंदी में बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में बता रही हैं, बहुत अच्छा रुचि। तो वह कप है, वह बाउल है, वह तस्तरी है जिसमें जीसस क्राइस्ट ने सबसे अंतिम बार अपना भोजन लिया था, रात्रि वाला। आपने कही दिया लास्ट सपर, बिल्कुल सही। तो उसमें भोजन किया था, इस कारण से वह पवित्र था। दूसरी बात, जब वह क्रूसिफाइड हुए तो क्रूसिफाइड के दौरान जो उनके शरीर से ब्लड निकला, वह ब्लड उस कटोरे में एकत्र कर लिया गया। और एकत्र कर लिया गया तो उसका महत्व यह था कि माना जाता था कि उस कटोरे में रखा जो जीसस क्राइस्ट का रक्त है वह मेडिसिनल क्वालिटी है, और वह इस बात का संकेत है कि जब तक वह रहेगा, धर्म बना रहेगा, तब तक शांति बनी रहेगी,
डिसिप्लिन बनी रहेगी, कहीं सेक्सुअल परवर्जन नहीं होगा, कहीं लोभ नहीं होगा, कहीं लालच नहीं होगा, राइट? तो ये सारी बातें थी। स्मिता जी, मैं भी यही कह रहा हूं, यदि मेरी बात में कहीं अंतर हो तो आप जरूर बताइएगा। जी। तो जी, तो हुआ क्या, अब मेन बात है। तो उनका जो ब्लड था एक चर्च में रखा गया था और उसमें मेडिसिनल क्वालिटी या डिवाइन क्वालिटी थी। वो लोगों के इलाज करने में, लोगों को सही पथ पर लाने में वो मदद करता था। और इसी तरह का एक चर्च है जहां का राजा किंग फिशर है, और उस चर्च का नाम है अ, पेर चैपल पेरिलस। आप लिख ले नाम, चैपल पेरिलस। चैपल, CHAPEL, पेरिलस, PERILOUS। आप स्पेलिंग देख लें चैपल पेरिलस का। यस, राइट, पेरिलस, PERILOUS, चैपल पेरिलस। तो चैपल पेरिलस, राइट, नाम था। हुआ क्या कि किंगफिशर के राज्य में, उस चर्च में, राइट, नन्स रहा करती थी, साध्वी लोग रहा करती थी। तो हुआ क्या कि किंगफिशर स्वयं और उनके सैनिक उन सन्यासिनों का रेप किया, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। और आप जानते हैं कि साध्वी तभी होती हैं जब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप न रखें, बिल्कुल पवित्र रहें। तो जब किंगफिशर के द्वारा यह घिनौना पाप किया गया, तो उसके परिणाम स्वरूप वह शरीर से बिल्कुल कोढ़ी हो गया और इम्पोटेंट हो गया, माने उसका सब कुछ खत्म हो गया। अब वो जूझ रहा है उस समस्या से कि कैसे दूर हो। और वह समस्या तब दूर होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पवित्र हो, जो किसी औरत का हनन न किया हो, जो किसी सन्यासिनी का हनन न किया हो, जो हमेशा मार्ग पर चला हो, सच के मार्ग पर चला हो, वह आएगा वहां पर उसी पेरिलस चैपल में जहां पर होली ग्रेल गायब हो चुका है, बल्कि अ, अज्ञात रूप में पड़ा हुआ है, जिसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। केवल वही पा पाएगा जो मन से, तन से, हर ढंग से पवित्र होगा। और उसकी खोज के लिए जो जो पुरुष निकला, जो महात्मा निकले, उनका नाम था पारसिफाल। पारसिफाल, परसिवल भी बोला जाता है, पारसिफाल आप लिख लें, PARSIFAL। पारसिफाल उस खोज में गए, और जब वो खोज में जा रहे थे अपने कुछ सहयोगियों के साथ, तो उनको भी पथ से भटकाने के लिए इस तरह से उन्होंने गाने सुने कि उनके मन में इस तरह की फीलिंग अराउज हुई। बट एनी हाउ उस सेक्सुअल फीलिंग को उन्होंने दबाया। अंत में उनको पेरिलस चैपल मिला, जिसकी चर्चा इस पोएम में बार बार होगी। तो यह होली ग्रेल ही एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल मिथ है, जिस पर आधारित आप देखेंगे कि बहुत सारे पार्ट्स आपके वेस्टलैंड के हैं। अब चूंकि अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो एक तरफ धर्म बहुत निकृष्ट स्थिति में था, सेक्सुअल परवर्जन अपने चरम स्थिति पर था, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे अवगुण भी फैले हुए थे। तो टीएस को, इडियट को लगता है कि अब यह संसार जो है पूरी तरह से उखड़ा है, बर्बादी है, जहां पर पाप है, डिसोलेशन है, राइट, ये सारी चीजें हैं। तो यह एक सेंट्रल मिथ है जिसके द्वारा इस वेस्टलैंड का टाइटल आया। आप, मुझे लगता है यह क्लियर सबके सभी का हो गया होगा। प्रवीण जी, क्या क्लियर है? यस सर। ओके। अब आप मुझे बताएं दूसरा क्वेश्चन क्या है। वेस्टलैंड को एडिट करने में किस अमेरिकन कवि ने टीएस इलियट की मदद की है? जी, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, आप सभी लोग, और नोट करिएगा।
देखिए, टीएस इलियट को कवि बनाने में स्मिता जी ने बहुत सही लिखा है। आइज़रा पाउंड का बहुत बड़ा हाथ है और यही मेन रूप से एडिटर हैं। आज वेस्टलैंड में 433 लाइन्स हैं। आप लिख लीजिए कहीं या फैक्ट लिखें। पूरे वेस्टलैंड में 433 लाइन्स है। कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि 434 है, लेकिन ज्यादा कहते हैं कि 433 है। और मैंने भी काउंट किया है तो 433 है। आप नोट करें, पूरे वेस्टलैंड में 433 लाइन है। और आप जाने, आपको हैरानी होगी जानकर कि जो वेस्टलैंड अपने वर्तमान फॉर्म में है, यह इसका दोगुना लंबा था। तो यह जब एडिट करने के लिए आइजरा पाउंड ने अपना हाथ लगाया तो उन्होंने सलाह दिया कि इसकी लेंथ एल्यूजन्स कम करो। तो वर्तमान में यह 433 लाइंस आप पाएंगे। दूसरी बात, सबसे पहले टीएस इलियट ने जो एपिग्राफ उसमें यूज कर रहे थे अपनी पोयम में, वह जोसेफ कनराड का जो प्रसिद्ध नावल है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसको जगह दे रहे थे। उसकी कुछ लाइनें को लेकर उसमें जगह दे रहे थे। तो आइजरा पाउंड ने उनसे कहा कि नहीं, आप हार्ट ऑफ डार्कनेस की लाइनों का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा, वो अपनी एक और पोएम का भी प्रयोग कर रहे थे उसमें, जिसका नाम था जेरोनसन, GERONS। आप देख लें स्पेलिंग में, थोड़ा स्पेलिंग देखकर, या TION। सो जेरोनसन, जेरोनसन को यूज करने से मना किया। उन्होंने यह मना किया कि नहीं, तुम इसका भी प्रयोग, जोसेफ कनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस का भी प्रयोग नहीं करोगे, हार्ट ऑफ डार्कनेस का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक। तो ये उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट एडिट किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस किए गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप ध्यान रखेंगे। जी। प्रवीण जी, आगे आप मुझे बता सकते हैं क्या क्वेश्चन है? तो वेस्टलैंड में टीएस इलियट के द्वारा एपिग्राफ का सोर्स क्या है? जी जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधा इससे क्वेश्चन आता है कि एपिग्राफ से टीएस इलियट ने कहां से लिया है। ठीक है, देखिए, एक लैटिन पोएट हैं जिनका नाम आप लिख लें, पेट्रोनिकस। एक लैटिन पोएट हैं जिनका नाम है, आप लिख लें, पेट्रोनिकस, PETRONI। आई एम वेरी सॉरी, आप पूरा नाम लिख लें, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं। इनका नाम है पेट्रोनियस, PETRONIUS, पेट्रोनियस। ये लैटिन पोएट हैं, पेट्रोनियस। इनकी एक रचना है जिसका नाम है, आप लिख लें, सैट्रिकन, SATYRICON, सैट्रिकन। जब आप वेस्टलैंड पोएम खोलेंगे तो बिगिनिंग में यही एपिग्राफ मिलेगा। पेट्रोनियस के सैट्रिकॉन की कुछ लाइनें मिलेंगी आपको। जब हम पोएम स्टार्ट करेंगे तो उसी समय इसका मतलब भी बताएंगे, जो इन्होंने लाइन उसमें कोट की है। तो स्पष्ट हो जाना चाहिए आपका, इन्होंने लैटिन पोएट पेट्रोनियस की पोयम सैट्रिकन की, सैट्रिकन से, राइट, सैट्रिकन से इन्होंने अपना एपिग्राफ लिया है। क्लियर हुआ सभी का? ओके। प्रवीण जी, क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? जी सर, वो कौन सी घटना है जो टीएस इलियट को वेस्टलैंड लिखने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल सही, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वह घटना है जिसका इम्पैक्ट पूरे वेस्टलैंड पर है। और जो स्थिति पैदा हुई थी खून खराबा की,
आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। सर की तरफ हो सकता है नेटवर्क इशू हो गया हो। हाँ सर, समझ रहे हैं सर, नेटवर्क इशू ही है। हाँ, हाँ, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। अच्छा लग रहा है आप लोग को? अच्छा सर। सर बहुत ही बढ़िया जी पढ़ा सर। रहे हैं सर, बहुत ही बस बढ़िया। एकदम आपको कॉलेज वाली फीलिंग आएगी, यूनिवर्सिटी के में समझ लीजिए लेक्चर चल रहा है एकदम उसी स्टाइल में, यस है ना? सर, बहुत बढ़िया ढंग से सर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छे ढंग से सर कर रहे हैं। एन्जॉय करिए आप लोग। चूँकि ये हमारी इच्छा थी, इस दौरान बात भी हो रही थी, तो हमने कहा कि एक बेहतरीन पोएम, एक नहीं, बेहतरीन नहीं, पर्सन बिल्कुल, से आप लोग पढ़ाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल एन्जॉय हम लोग कर रहे हैं शैलेंद्र सर आपकी और तरफ से सर सर आपको बहुत नेटवर्क चला जा रहा है, क्या बात है? नहीं, नहीं, एक्चुअली सर एक्चुअली सर इनफैक्ट आपको बहुत थैंक यू। इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, इतना बढ़िया सेशन चल रहा है। थैंक यू सर आपको। वेलकम, वेलकम। एक कॉल जानते हैं इस समय कॉल का टाइम होता है ना, कॉल आ गई थी। आई एम रियली सॉरी, कोई बात नहीं, चलते हैं जी। क्या मुझे आप याद दिला देंगे कि मैं कहाँ पर था? इंस्पायर्ड, किससे यस। इंस्पायर्ड हुए लिखने? तो यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सिनारियो थी यूरोप में, ये उसी की देन थी कि टीएस इलियट ने इस पोएम को एक रूप दिया। जी प्रवीण जी, आगे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन आप बता सकते हैं। जी, वेस्टलैंड का प्रकाशन किस वर्ष व किस मैगजीन में हुआ? जी, बहुत ध्यान दीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। वेस्टलैंड का प्रकाशन की यदि हम ईयर की बात करें तो 1922 में हुआ, 1922 में हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन यह आता है कि सबसे पहले किस मैगजीन में हुआ था? तो आप मैगजीन का नाम लिखें। मैं आप सभी को 500 क्वेश्चन का सेट भेजूंगा, उसमें सब कुछ दिया है। सोनम जी हमारी बड़ी मदद कर रही हैं इन्होंने लिख भी दिया। क्राइटेरियन मैगजीन में, बिल्कुल सही, अक्टूबर महीने में, सबसे पहले अक्टूबर महीने में 1922 का सन था, क्राइटेरियन मैगजीन में यह पब्लिश हुई थी। बिल्कुल, क्राइटेरियन में ये 2 बार पब्लिश हुई थी, पहले अक्टूबर में और फिर नवंबर में पब्लिश हुई थी। मुझे यदि मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहले 16 अक्टूबर 1922 को यह क्राइटेरियन में पब्लिश हुई थी, और क्राइटेरियन लंदन, यूके में, माने इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, लंदन में। आप नोट कर लें। और फिर यह एक अमेरिकन मैगजीन जिसका नाम है डायल, बिल्कुल किसी ने बहुत अच्छा लिखा, डायल, डायल में, यह आप फैक्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। डायल में देखिए 16 अक्टूबर को क्राइटेरियन में आई थी, 20 अक्टूबर को यह डायल में आई थी, नवंबर के महीने में पुनः वह क्राइटेरियन में पब्लिश हुई थी। तो आप सभी फैक्ट नोट कर लें और इसे जस्ट आप वेरीफाई भी करने की कोशिश करिएगा। 16 अक्टूबर 1922 में क्राइटेरियन में आई थी, विकिपीडिया कहता है, और विकिपीडिया कहता है कि 20 अक्टूबर 1922 में यह डायल में आई। और डायल चूंकि अमेरिका से लॉन्च हुई है तो अमेरिका में अमेरिकन मैगजीन है, और क्राइटेरियन इंग्लैंड से है तो यह इंग्लैंड में आई। तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आता, हम हमारे समय में भी आया था यह। जी, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रवीण जी, क्या मुझे अगले क्वेश्चन से आप परिचय कराएंगे? जी सर। इलियट अपने वेस्टलैंड में कितने मिथिकल वेस्टलैंड का यूज किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अ, आप सभी सुनेंगे बहुत ध्यान से, ताकि इस पोएम को समझने के लिए तीनों वेस्टलैंड को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक वेस्टलैंड की बात पहले की है, लेकिन फिर से मैं कह देता हूं। देखिए, पहला वेस्टलैंड किंग फिशर का वेस्टलैंड है, आप नोट करते जाएं, किंग फिशर का वेस्टलैंड। और क्यों वेस्टलैंड है आपको पता है? सन्यासिनों का, साध्वी लोगों का रेप हुआ था, जिसके कारण से वहां पर इस तरह की अवनति पैदा हुई। किंग फिशर का वेस्टलैंड कंफर्म। नंबर टू, यस सर। नंबर टू,
यदि आप लोगों ने, चूंकि आपने एमए किया है, तो सोफोक्लिस का एक प्ले आया था जिसका नाम था एडिपस द किंग। एडिपस द किंग, OEDIPUS, ओइडिपस द किंग। यह थेबेस का रहने वाला था। तो इसके साथ हुआ क्या था कि ये जब इसके साथ हाथ में सत्ता आई, तो सत्ता में आई तो चूंकि ये अपने डैड को पहचान नहीं पाया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद यह अपनी ही मदर से शादी कर लिया। यस, राइट, रुचि जी, बहुत सही आपने कहा। इडिपस की स्पेलिंग सही कर लीजिए, यह हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। यस, बिल्कुल, कोई जानकर अपनी मां से शादी क्यों करेगा? ODIPUS, आप चेक कर लें। इडिपस द किंग। स्पेलिंग में वेरिएशन होता है। यह सोनम कुमारी ने बहुत सही लिखा, और VT जो है आपने भी सही लिखा। सर, दिस इज जी। श्रीपाल प्रजापति। जी, मैं सुन नहीं पाया आपको। गुड इवनिंग सर, दिस इज श्रीपाल प्रजापति। अच्छा, ओके, प्रजापति जी नमस्कार आपको। और ओडिपस द किंग लिख लें। और जो चर्चा है इस वेस्टलैंड में, वो यह है एडिपस द किंग ऑफ थेबेस, THEBES, थेबेस स्थान का नाम है। तो हुआ क्या था कि वह अनजाने में अपने पिता की हत्या की और अनजाने में अपने मदर से शादी कर ली, और उसके उपरांत आप जानते हैं कि वही टायरेसियस, जिसका जिक्र है इस नॉवेल में, इस पोयम में, उसी से वो पूछता है कि आखिर क्या है, बताओ किस कारण से, क्या मैंने गलत किया है। तो उसने बताया कि आपने अनजाने में अपनी मां से शादी कर लिया, और इसीलिए यह सब अ, पतन हुआ है, प्रॉब्लम्स आई है, सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो रास्ता क्या है? आप अपना राजपाट छोड़ो, पेनेंस करो, तपस्या करो, पश्चाताप करो, भोगो, कष्ट उठाओ। ये कष्ट उठाना, यानी कष्ट के मार्ग पर जाकर ही, पश्चाताप के मार्ग पर जाकर ही तुम्हारा भला होगा। यह आपको कई जगह आपको इस वेस्टलैंड में मिलेगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। जी, चलिए, 2 हो गए, तीसरा पर हम आते हैं। तीसरा है आपका बिबिलिकल वेस्टलैंड, जो बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में जिसका जिक्र आता है। ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र आता है, जिसके 2 पार्ट हैं, इजिकियल एंड एक्लिसियास्ट्स। एजिकियल एंड एक्लिसियास्ट्स। एजिकियल एंड एक्लिसियास्ट्स। मैं आपके लिए स्पेलिंग लिख देता हूं, ताकि आप, चूंकि हम सभी स्पेलिंग, भाई हम इंडियन हैं तो गलतियां तो होती हैं। मैं लिख रहा हूं आपके लिए। एजिकियल, एजिकियल, एजिकियल आप नोट कर लें, एंड देन एक्लिसियास्ट्स। सो एजिकियल एंड एक्लिसियास्ट्स, और ये ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र आता है। यह, मैं इसके बारे में जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो वेस्टलैंड का पहला पार्ट है उसमें यह बार बार आएगा और बाद में भी आएगा। देखिए, आपने जू कम्युनिटी का नाम सुना है, जिसको हिंदी में आप यहूदी बोलते हैं। तो जू कम्युनिटी, जो जो जू कम्युनिटी है, यस यस राइट, चंचल जी ठीक कर रहे हैं आप। तो जो जू कम्युनिटी है, यह इमेजेस के वर्शिपर है या स्टैचूज के वर्शिपर है, और जिसके कारण से क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि यदि आप मूर्ति पूजक हैं या फिर आप इमेजों की पूजा करने वाले हैं, प्रतीकों की पूजा करने वाले हैं, इसी कारण से हमारा उत्थान नहीं हो रहा है, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी अवनति हो रही है। फिर गॉड ने, यानी
जीसस क्राइस्ट के माध्यम से क्या हुआ कि एक ईगल भेजा गया और ईगल ने इजिकियल को उठा लिया और उठाकर एक पर्वत पर ले गए, एक पहाड़ पर ले गए और वहां से गॉड ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इजिकियल देखो चारों तरफ कितना भयंकर स्थिति है, हर कोई मूर्ति में व्यस्त है, चारों तरफ विनाश ही विनाश है। तो इन यहूदियों को तुम प्रीच करो कि ये सही रास्ते पर आ जाएं, और सही रास्ते पर नहीं आ गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और वास्तव में जब आप वेस्टलैंड स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तो सब कुछ ब्रोकन इमेजेस, डस्ट का बहुत जगह रेफरेंसेस आते हैं, वह इसी से आए हैं। तो ये तीन बातों का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये तीनों वेस्टलैंड जब हम पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा और ये हमारे लिए बैकग्राउंड का काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों को लिख लिया है और समझ भी लिया है, और नहीं भी समझे होंगे तो हम फिर से चर्चा करेंगे जब पोएम पढ़ाएंगे। जी प्रवीण जी, क्या आगे भी कोई क्वेश्चन है? सर वेस्टलैंड में नरेटर कौन है? बिल्कुल सही। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पर आ गए हैं। देखें, टीएस इलियट के तीन कॉन्सेप्ट्स आप सभी लोग जानते हैं। उनकी एक थियरी है, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। तो थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को इस टायरेसियस के माध्यम से बेस्ट समझा जा सकता है कि जब पोएट खुद को प्रोजेक्ट न कर कर अपनी बात को किसी अन्य माध्यम से प्रोजेक्ट करता है। तो टायरेसियस की स्मिता जी स्पेलिंग गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो टायरेसियस ही वह माध्यम है जिसके जिसके मुंह में खुद अपनी बात को कहलवाने का काम टीएस इलियट करते हैं। अब थोड़ा सा हमें यस माउथ पीस, चूंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं जब हिंदी बोलता हूं तो शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करता हूं, मेरी आदत है, मैं आजमगढ़ का हूं ना। ओके, तो होता क्या है, टायरेसियस को थोड़ा हम जान लेते हैं। टायरेसियस के साथ तीन चीजें हैं। एक तो वह प्रोफेट है, यानी वह भविष्य देख सकता है, वो लोगों को उपदेश दे सकता है। दूसरी तरफ वो ब्लाइंड है। तीसरी तरफ वो बाइसेक्सुअल है, यानी उसके पास औरत का भी अनुभव है और उसके पास एक आदमी का भी अनुभव है। अब ये कहानी आपको सुनना पड़ेगा कि वह क्यों यह बाइसेक्सुअल है और किस कारण से बाइसेक्सुअल है और क्यों ब्लाइंड है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक जिक्र आता है दो बातों का, जिसके दो वर्जन हैं। मैं वो वर्जन सुनाऊंगा जिसके कारण से आपको यह पोएम को समझने में मदद मिलेगी। यह वर्जन कहता है कि एक बार टायरेसियस टहल रहा था, जा रहा था कहीं, रास्ते में उसने देखा कि दो सांप कापुलेट कर रहे हैं, आपस में सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं। तो जब वो उसने देखा उनको संबंध बनाते हुए, तो एक स्टिक को लेकर उनको डिस्टर्ब किया, उनके कापुलेशन मोमेंट को डिस्टर्ब किया। तो वह जो दोनों सरपेंट्स थे, जो दोनों आप स्नेक्स बोलते हैं, स्नेक्स थे, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम अंधे हो जाओ, नो नो सॉरी, जाओ तुम औरत बन जाओ। तो उनके श्राप के कारण वह औरत बन गया। तो अब आदमी से वह औरत बन गया। फिर एक बार पुनः उसने दो सांपों को देखा, दूसरी बार भी देखा और फिर उनको डिस्टर्ब किया, तो उन लोगों ने श्राप दिया कि जाओ तुम फिर से आदमी बन जाओ। तो आप देखें, वह आदमी भी बना और पहले औरत बना फिर आदमी बना। इसका मतलब ये कमाल का यह थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है कि किस तरह से एक ऐसा नरेटर टीएस इलियट चुन रहे हैं जो आदमी की भी बात को कर सके और औरत की भी बात को कर सके, उसके भी अनुभव को शेयर कर सके, और यानी वो कंप्लीट ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वो कंप्लीट ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आदमी को केवल बात करेंगे तो औरत छूट जाएंगी, औरत की बात करेंगे तो आदमी छूट जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ही हैज चोजन Tiresias as the representative voice of the poem। ये बात। उसके बाद क्या होता है कि
गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे एक जो और जूनो, जूनो वाइफ है और जो हस्बैंड है, यह माइथोलॉजिकल गॉड्स हैं। दोनों में चर्चा हो रही थी कि बहुत ज्यादा कामुक कौन होता है, औरत होती है या आदमी होता है, यानी बहुत ज्यादा लस्ट किसके अंदर होता है, औरत के अंदर होता है या आदमी के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि इस बात का कैसे पता चले, तो दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम चलकर टायरेसियस को बुलाते हैं, उसी से पूछते हैं, क्योंकि वो आदमी भी रहा है औरत भी रहा है। तो उसके सामने प्रश्न आता है कि ये बताओ भाई, किसके ज्यादा सेक्सुअल इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लस्ट किसके सबसे अंदर ज्यादा होता है। तो उसने कहा कि औरत में। तो जैसे ही उसने औरत में कहा, जूनो को गुस्सा आ गया कि कैसे ये कह सकता, उसने श्राप दिया, जाओ तुम अंधे हो जाओ। तो बेचारा अंधा हो गया। लेकिन प्रश्न यह है कि भाई वो गलती उसकी तो थी नहीं। यदि वो जो की तरह कहता तो उससे श्राप, माने जो की तरफ बोला तो जूनो ने श्राप दिया, यदि जूनो की तरफ होता तो जो श्राप देता। तो एनी हाउ उसके साथ ये होना था। लेकिन चूंकि वह औरत आदमी दोनों का अनुभव लिया था, इसलिए वो बेस्ट बताया कि औरत के अंदर। चूंकि उन्होंने शराब बेमतलब का दिया था, जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है टायरेसियस, हम तुम्हें तुम्हारी दृष्टि तो नहीं लौटा सकते, लेकिन तुम्हें एक दिव्य दृष्टि देते हैं, एक प्रोफेसी करने का। या हम, आप महाभारत में संजय को जानते हैं, संजय जिस तरह से अंधा होकर माने नरेट करता था, उनके लिए क्या नाम था उनका, धृतराष्ट्र के लिए। तो तुम एक ऐसी विजन रखोगे अपने अंदर कि आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सब कुछ अंदर अंदर दिखाई देगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो अब आप देखें कि क्या कमाल का कैरेक्टर टीएस इलियट ने चुना, कि अंधा है फिर भी सारी बातों को जानता है, क्योंकि वो प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि आगे क्या होगा, क्या हुआ था। एक आदमी भी है, औरत है, पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो यह कमाल की बात, कमाल का नरेटर टीएस इलियट ने चुना है। और इसके माउथ से अपनी बातों को कहवाएंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से यह थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी का काम करता है। ऑब्जेक्टिव, ये पूरे लिंक बनाता है। आप वेस्टलैंड पढ़ेंगे तो उसके 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में जो लिंक है वो टायरेसियस ही है एक तरह से। जी, एक चीज मैं आपको क्या कोई और क्वेश्चन है प्रवीण जी? नो सर। ओके, तो एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मुझे चूंकि मेरे माइंड में चल रहा है तो मैं बता देता हूं। देखिए, जो माइथोलॉजी है वेस्टलैंड में जो यूज की गई है टीएस इलियट के द्वारा, तो इस पे 2 प्रकार की माइथोलॉजी यूज की गई, 2 प्रकार की मिथ्स यूज की गई हैं। आपने एक देख लिया किंगफिशर वाला, होली ग्रेल और किंगफिशर का। दूसरा आप ध्यान दें, आप लिख लें, एक विद्वान हुए थे जेम्स फ्रेजर। आप सभी लिखें, जेम्स फ्रेजर, सभी लिख लें, नाम सुनाई दे रहा है सभी को, जेम्स फ्रेजर। ओके, जेम्स फ्रेजर की रचना है द गोल्डन बाउ। द गोल्डन बाउ जेम्स फ्रेजर की रचना है, द गोल्डन बाउ। यस, बाउल नहीं, ये बाउ बोला जाएगा, थोड़ा सा आप इसमें इंप्रूव करें। द गोल्डन बाउ, मैं टाइप कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। द गोल्डन बाउ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टीएस इलियट ने एक प्रकार, 2 प्रकार की मिथों का प्रयोग किया है। सेंट्रल मिथों का, जो हम मिथ तो बहुत यूज किया है, लेकिन जो सेंट्रल मिथ की हम बात कर रहे हैं, एक मिथ आपने देखा सेक्सुअल परवर्जन को दिखाता है, दैट इज थ्रू किंगफिशर एंड होली ग्रेल। सेकंड myth है myth of fertility god। myth of fertility god, fertility god, fertility god।
जिसमें 3 लोग आते हैं। एक तो एट द मेन गॉड इज ओसिरिस। ओसिरिस, तो स्पेलिंग गलत हो गई है ओसिरिस की, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। ओसिरिस, ओसिरिस, राइट। तो उन्होंने जेम्स फ्रेजर से यह फर्टिलिटी वाली मिथ लिया है। और फर्टिलिटी मिथ क्या है मैं आपको बता दूं ताकि आप पोएम को आनंद लेंगे जब पढ़ेंगे। देखिए, जो फर्टिलिटी मिथ है इसका कॉन्सेप्ट यह है कि यह ओसिरिस, चूंकि यह फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, खेती के देवता हैं, उपजाऊपन के देवता हैं, तो प्रत्येक रूप में एक रिचुअल है। और रिचुअल मिथ भी जो है वह इसी बुक से है। जितनी भी रिचुअल मिथ है वो सारी मिथ, वो सारे रेफरेंसेस इसी बुक से है, जेम्स फ्रेजर के गोल्डन बाउ से। तो फर्टिलिटी में गॉड की जो मिथ है वो यह है कि एक रिचुअल है कि वे लोग एक सिंबॉलिकल, जैसे हमारे यहाँ स्टेचू बनती है तो वो भी लोग सिंबॉलिकल एक फर्टिलिटी गॉड की इमेज बनाते हैं। उसका 2 चीजें है, या तो उसको वो दफना देते हैं, दफनाने के बाद उसका रिबर्थ होता है, उनका मानना है, या फिर उसको वो पानी में फेंक देते हैं और पानी में जब वो डूब जाता है तो उससे वो उनका रिबर्थ होता है। तो आप देखेंगे कि इस पूरे वेस्टलैंड में डेथ, बर्थ या रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो बर्थ रिबर्थ का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। और डेथ, बर्थ, रिबर्थ, अब देखें डेथ वही चीज है कि आदमी जब रिलीजन से छूट चुका है, रिलीजन से उसका नाता टूट गया है, भगवान से नाता टूट गया है, सेक्सुअल आग में अपने आप को झोंक दिया, तो एक तरह से वो मरा हुआ प्राणी है। तो वह एक तरह से डेथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब वो उससे दूर होकर पश्चाताप के माध्यम से, सफरिंग के माध्यम से पुनः अपने रीजनरेट करेगा, अपने आप को उस शुद्धि करेगा, तब वह एक रिबर्थ उसका होगा। तो वह रिबर्थ की ये जो बर्थ रिबर्थ का कॉन्सेप्ट है इसी बुक से आया है। और इसी बुक से यह भी वाटर का कॉन्सेप्ट आया कि वाटर में एक रिजुवेनेटिंग पावर है, वह चीजों को सही करने के लिए प्रतीक माना जाता है, फर्टिलिटी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वाटर का जो मिथ है, कॉन्सेप्ट है, वो भी इस बुक से आया है। मुझे लग रहा है कि हम लोग बैकग्राउंड काफी अच्छा से कर पा रहे हैं और आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना हो तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, कोई डाउट? एब्सोल्युटली राइट सर। ओके, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा आपको इस पोएम की ओपनिंग पर ले चलता हूं, क्योंकि वह चूंकि एपिग्राफ का मतलब होता है की, एक तरह की चाबी होता है, एक तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक सार होता है। जो आप समझ लिए तो एक तरह से आपने पूरी पोएम में क्या होने वाला है वो आप समझ जाएंगे। तो मैं आपके साथ पोएम का टेक्स्ट शेयर करने जा रहा हूं। कृपया आप सभी लोग थोड़ा ध्यान और से इसको देखें, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कैन यू सी? यस सर। क्या? ओके, वेरी गुड। पोएम आपको दिखी? यस सर। ओके, हम शुरुआत करेंगे क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। ये आप काइंडली कंफर्म कि आप सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है वेरी सर। गुड। चलिए, चूंकि यह लैटिन और ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन गलत भी पढ़ सकते हैं या सही भी पढ़ सकते हैं। तो आप सभी इस पर ध्यान देंगे। यही जो है इसी को हम एपिग्राफ बोलते हैं। और यही एपिग्राफ उन्होंने पेट्रोनियस के सैट्रिकन पोएम से लिया है। हम इसको इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि हम इसका मतलब बताकर आपको इस पोएम का सार समझा सकें कि क्यों इन्होंने इसका नाम ही वेस्टलैंड चुना
और कुछ नहीं। ध्यान देंगे आप सभी। नम सिबिलम क्विडम क्यूमिस इगो इप्से ऑक्लिस मिस विडी इन एम्पुला पेंडरी इटकम इली प्यूरी डिसरेंट रिस्पोंडेंट इला। राइट? आप सभी ने सुना? कोई जवाब दे। यस सर। ओके, अब मैं इसका मतलब बता रहा हूं क्या है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक ऑब्जर्वर है या एक विजिटर है, या यू कैन से पोएट हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा, तो मुझे दिखाई क्या दिया? एक सिबिल है, एक वुमन है। सिबिल एक ऐसी औरत है जो भविष्यवाणी कर सकती है, जो भविष्यवाणी कर सकती है, फ्यूचर पढ़ सकती है। तो वह सिबिल कहां की रहने वाली है? कमाई की। CUMIS है, या लैटिन में लिखा गया है, इंग्लिश में होगा CUMAE, कमाई। CUMAE इंग्लिश में कमाई होगा। तो कमाई की रहने वाली वह सिबिल है और वो भविष्यवाणी कर सकती है। लेकिन जब मैंने अपने आंखों से देखा तो वह एक बॉटल में बंद थी, एक जार में बंद थी, एक जार में बंद थी, और वो बंद थी। और जब बच्चे वहां पर थे, उन्होंने उससे पूछा कि हे सिबिल तुम क्या चाहती हो? हे सिबिल तुम क्या चाहती हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु चाहती हूं। मैं क्या चाहती हूं? मृत्यु चाहती हूं। एक बार आप पुनः इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, इसका हिंदी वर्जन सुने। वो यह है, TS इलियट ने खुद इसको ट्रांसलेट किया है। वो बताते हैं कि जब मैंने अपने आंखों से देखा तो मुझे एक ऐसी औरत दिखाई दी, सिबिल नाम की, जो भविष्यवाणी कर सकती थी, लेकिन वह एक बॉटल में या एक जार में बंद थी और तड़प रही थी। और जब वहां पर जो बच्चे विजिट कर रहे थे, उन लोगों ने पूछा, बॉयज ने पूछा कि हे सिबिल तुम क्या चाहती हो? तो सिबिल ने कहा कि मैं मृत्यु चाहती हूं। अब आप सरप्राइज होंगे कि आखिर क्या बात है कि वो मृत्यु चाहती है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन वो मरना क्यों चाहती है, आपको ये समझना होगा। देखिए, अपोलो जो म्यूजिक के देवता हैं, यह जो सिबिल है कुमाई की, वो उनकी प्रेमिका है। उन्होंने अपने प्रेमी अपोलो से मांगा था कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं ना। तो उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम कभी नहीं मरोगी, और वो वरदान दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से यह जो सिबिल है, इसने यह नहीं मांग पाया कि मुझे हमेशा जवान रहने का भी वरदान दे दो। उसने तो केवल मांगा था कि मेरी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने यह वरदान दिया, जाओ मृत्यु तुम्हारी कभी नहीं होगी, लेकिन तुम बुढ़ी होगी, बुढ़ी होगी, तुम्हारा शरीर गलेगा, सड़ेगा, बीमारियां हो जाएंगी तुम्हें। तो यह हो गया। अब आप जानते हैं कि बुढ़ापा आदमी का वह स्टेज है जहां पर उसे सारे पापों का जवाब देना पड़ता है। तो यह औरत अब बुढ़ी हो चुकी है, इसका शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, बदबू आ रही है, इसीलिए इसको बोतल में बंद किया गया है ताकि इसकी बीमारी अन्य जगह न फैले। और यह जिंदा है लेकिन यह मृत्यु चाहती है। इसका मतलब यह थीम है कि लिविंग डेथ। एक ऐसे व्यक्ति जो जिंदा तो हैं, इस वेस्टलैंड में ऐसे वेस्टलैंडर्स हैं, ऐसे लोगों की चर्चा होने जा रही है जो जिंदा तो हैं लेकिन मर चुके हैं, इस सेंस में, क्योंकि न तो वह धर्म के रूप से जिंदा है, न तो भगवान के प्रति उनकी कोई आस्था है, न तो वह समाज में लोगों का भला चाहते हैं, न तो उनके अंदर दया है, न तो कोई सिंपथी है, और न ही वह किसी को मदद करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण जी रहे हैं और सेक्सुअल अग्नि में जी रहे हैं। और तो ये जिंदा तो हैं लेकिन मरे हैं। तो इसी को कहा जाता है लाइफ इन डेथ। तो लाइफ इन डेथ सबसे बड़ी इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, डिसोलेशन, या फिर अवनति,
यह एक मेजर थीम है और यह ओपनिंग है जिससे आप अब समझ पाएंगे कि पूरे वेस्टलैंड में क्या होने जा रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब आप देखें ठीक नीचे इन्होंने यह पोएम, ये क्वेश्चन भी आता है कि टीएस इलियट ने वेस्टलैंड को किसको डेडिकेट किया है, तो उन्होंने डेडिकेट आइजरा पाउंड को किया। किसको किया है? आइजरा पाउंड को किया है। और ये भी पूछता है कि इन्होंने किस फ्रेज का प्रयोग कर कर किया है, तो यह है फ्रेज इल मिगलियर फैब्रो, यह फ्रेज है। और यह भी पूछता है एग्जाम में कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बेटर आप क्राफ्टमैन यस का यस सर वेरी इसका गुड मतलब। वेरी गुड वेरी गुड, द बेटर क्राफ्ट्समैन, द बेटर क्राफ्ट्समैन, चूंकि यह लैटिन शब्द लैटिन में है तो इसलिए आप इसका अर्थ लिख सकते हैं द बेटर क्राफ्ट्समैन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके वेस्टलैंड से, तो आप लिख लें द बेटर क्राफ्ट्समैन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ओके सर। ओके। अब मुझे आपकी अनुमति चाहिए, अनुमति इन द सेंस कि कहीं आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं मुझसे। नहीं सर, ठीक है। नो सर, बहुत कैरी ऑन सर, इंटरेस्ट आ रहा है सर। ओके वेरी कैरी गुड। ऑन सर, कैरी ऑन। तो चलिए हम लोग 15 मिनट क्लास और करेंगे, क्योंकि उसके बाद कल एक क्लास और रहेगी मेरी। चूंकि मैं बहुत बिजी रहता हूं तो 2 दिन आपके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोग जरूर नौकरी पा जाए, नौकरी जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अ, अभी तक जो हमारी बात हुई, क्या कोई डाउट है आपका? डाउट है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जरूर ऐड कर दें, क्योंकि चूंकि मैं भी आप ही लोगों में से हूं तो मैं भी परफेक्ट ज्ञान नहीं रखा हूं, जो पता है वो बता रहा हूं। ओके वेरी आफ्टर गुड। ऑल आप टीचर हैं सर। थैंक यू। लेकिन टीचर बन जाने के बाद दिनेश जी होता क्या है ना कि आप लिमिटेड हो जाते हैं, जितना पढ़ाना उतना मतलब रखते हैं, बाकी छूट जाता है। तो यदि मुझसे कहेंगे कि आप टीजीटी निकाल लीजिए आज के समय में, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो ओके ठीक है सर, लेकिन एक्यूरेसी तो आपके पास ज्यादा है सर ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि आप भी लोग जल्द से जल्द टीचर बने और आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। वेरी गुड। अब चूंकि अभी बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी बातें जब हम पोएम पढ़ेंगे तो उसके साथ आती जाएगी और हम उसकी चर्चा खूब करेंगे, खूब मजा आएगा। चलिए तो हम लोग पोएम भी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ओके, ताकि ओके सर। शुरुआत तो हो जाए। जी। चले। ओके, ये जो मैं टेक्स्ट ओपन किया हूं ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको शेयर करवा दूंगा सर से, क्योंकि इसमें रेफरेंसेस इसी तरह से लिख दिए गए हैं कि कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है। ये आप देखें कि जो बेटर क्राफ्ट्समैन है, मैं गलत बता रहा था लैटिन से, यह इटालियन भाषा में है। ये जो उन्होंने लिखा है यह इल मिगिलियर फैब्रो, यह लैटिन भाषा से है और इलियट ने उनको ट्रिब्यूट दिया है। और यह उन्होंने कहाँ से लिया है? दांते की एक जो पोयम है परगैटेरियो, उससे इन्होंने लिया है। और वहां से इन्होंने इस रेफरेंस को लिया और बोला है। तो आई एम वेरी सॉरी, ये इटालियन में है, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए हम लोग ओपन करते हैं द, जैसा कि आपने, ये एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि वेस्टलैंड में कितने पार्ट्स हैं? वेस्टलैंड में कितने पार्ट्स हैं? तो आप लोगों को पता होगा कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स। यस वेरी गुड, 5 पार्ट्स, राइट? द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, डेथ बाय वाटर, द फायर, तीसरा है द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, और पांचवा क्या है आपका? व्हाट द थंडर सेड। Yes, what the thunder said, right? So these are the 5 parts.
और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भी टाइटल इन्होंने चुना है बड़े सजेस्टिव टाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल हैं। और आप देखोगे कि इस पूरे जो मेथड का प्रयोग किया है, यह एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इन्होंने कौन से मेथड का प्रयोग किया है इस पूरे पोयम में, तो ऑफ कोर्स वह मिथिकल मेथड है। लेकिन इस मिथिकल मेथड में जो इन्होंने अपनी खास तौर से इनकी जो आइडियोलॉजी रही है ऑब्जेक्टिव कोर रिलेटिव की, राइट, ऑब्जेक्टिव कोर रिलेटिव की, उसका भी इन्होंने बखूबी प्रयोग किया है कि किस तरह से मिथ इनके चीजों को बताने का माध्यम बन जाती हैं, सूत्र बन जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि द बरियल ऑफ द डेड का मतलब क्या है। द बरियल ऑफ द डेड का मतलब क्या है, राइट? द बरियल ऑफ द डेड का मतलब क्या है? तो पहला तो मतलब ही आपको मैंने अभी जेम्स फ्रेजर की एक मिथ का बारे में बात की कि फर्टिलिटी गॉड को किस तरह से ये लोग जो फर्टिलिटी गॉड है वो उसका रेफरेंस है कि किस तरह से फर्टिलिटी गॉड को ये लोग दफना देते हैं या पानी में फेंक देते हैं, और जब ये दफना देते हैं तो वो स्प्राउट करते हैं और फिर वो फर्टिलिटी आ जाती है चारों तरफ से। एक तो यह है। दूसरा दूसरा इसका मतलब यह है कि दूसरा मतलब इसका यह है कि हमारे क्रिश्चियन रिलीजन में जो एक बुक है जिसका नाम है द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, तो कॉमन प्रेयर में एक रिचुअल ही है, जो क्रिश्चियन रिलीजन में एक रिचुअल ही है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द बरियल ऑफ द डेड। द ऑर्डर ऑफ द बरियल ऑफ द डेड। द ऑर्डर ऑफ द बरियल ऑफ द डेड। द ऑर्डर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। यह क्रिश्चियनिटी में चर्च के अनुसार एक रिचुअल होता है, तो उस रिचुअल का पूरा नाम ही है द ऑर्डर ऑफ द बरियल ऑफ द डेड। द ऑर्डर ऑफ द बरियल ऑफ द डेड, तो उन्होंने वहां से भी लिया है। और जेम्स फ्रेजर की द गोल्डन बाउ जो रचना है और फर्टिलिटी गॉड की जो हमने जिक्र किया वहां से। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यह क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके। और दूसरे शब्दों में भी आप सुने कि यहां पर यह भी जिक्र आता है कि ये जो संसार में अभी जो मानव जो यूरोप में इस समय लोग हैं वो एक तरह से डेड हैं। वो डेड हैं, इवन दो दे आर अलाइव, वो डेड हैं। तो उनको बरी करने की आवश्यकता, अर्थात उनके अंदर हमें फिर से फर्टिलाइजेशन पैदा करने की जरूरत है। वह इस सेंस में फर्टिलाइज हो जाए कि उन्हें धर्म का ज्ञान हो जाए, वह जीसस क्राइस्ट से जुड़े, धर्म से जुड़े, सेक्सुअल परवर्जन से बचें, लोभ से बचें, लालच से बचें, राइट, पाप से बचें। वो सारी बातों का इसमें जिक्र है। अब ये जो बरियल ऑफ द डेड आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें तमाम प्रकार के सेक्सुअल परवर्जन का वर्णन है, धर्म के विनाश का वर्णन है, राइट। तो आप देखेंगे कि रिलीजियस डिक्लाइन का वर्णन है, सेक्सुअल परवर्जन का वर्णन है। और आप देखेंगे कि दोनों चीजें, सेक्सुअल परवर्जन और धर्म के विनाश ने ही एक तरह से रूट में है इस दुनिया के विनाश में। तो इस पूरे पार्ट में आप इसकी चर्चा करेंगे। आइए हम थोड़ा सा पहले शुरुआत करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. आपको एक पोयम, क्या ये पहली लाइन जो एक एक बात आप समझें कि एग्जाम में ये पूछता है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, जो क्रूएलेस्ट मंथ है यह किसकी लाइन है, कहां से ली गई, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस लाइन का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये वेस्टलैंड के द बरियल ऑफ द डेड से है, नंबर 1। दूसरी चीज एक क्वेश्चन और बनता है कि यह अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ, यह क्रूएलेस्ट मंथ क्या दिखाता है? यह आयरनी दिखाता है। यहां पर उन्होंने आयरनी का प्रयोग किया है
तीसरी बात पूछा जाता है वो यह है कि अप्रैल इज द क्रूलिएस्ट मंथ, या इसका जो जिक्र ये कर रहे हैं ये किसके पैराडॉक्स में या अपोजिट में कर रहे हैं? तो आप एक कभी आप जानते हैं कि इंग्लिश पोएट्री के जो फादर बोले जाते हैं वह चौसर बोले जाते हैं। कौन बोले जाते हैं? जेफरी चौसर। तो जेफरी चौसर की एक रचना है बहुत मेरी फेवरेट है, आप लोग को भी फेवरेट होगी। वह यह है अ जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी। प्रोलॉग टू कैंटरबरी। यदि आप प्रोलॉग टू कैंटरबरी पढ़ें तो उसकी जो पहली लाइन है वो भी अप्रैल से स्टार्ट होती है, और उसमें वो चर्चा यह करते हैं कि अप्रैल एक ऐसा महीना है जो बहुत सुहावना होता है, और यह ऐसा महीना जो स्प्रिंग का मौसम होता है, और इसमें तमाम प्रकार के फूल पत्तियां और पूरे सीजन का विकास होता है। यह आप उसमें चर्चा पाएंगे। लेकिन अब आप क्या पाएंगे कि ठीक उसी का उल्टा, कि अप्रैल अभी स्प्रिंग का काम नहीं कर रहा है या सुहावना मौसम का काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसे महीने का काम कर रहा है जो बहुत निर्दयी है, जो जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पर बात क्या है। देखिए, मैं उत्तराखंड में रहता हूं। उत्तराखंड यदि आप विजिट करेंगे ठंडे स्थानों में, तो मार्च के महीने में हमारे फेब्रुवरी और मार्च के महीने में हमारे फेब्रुवरी में या मार्च में वहां पर बसंत आ जाता है। लेकिन जब आप उत्तराखंड आएंगे और ठंडे स्थानों पर जाएंगे तो यहाँ का जो बसंत अप्रैल में आता है। कब आता है? अप्रैल में। इसी तरह से ठंडे स्थानों में आप लंदन जाएं, विदेशों में भ्रमण करें, यूरोप में, तो वहां पर भी अप्रैल मंथ एक तरह का बसंत का महीना है जहां पर सब कुछ विकास का बात होता है। लेकिन चूंकि टीएस इलियट साहब उस हमारे क्रूलियस्ट मंथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसका आयरॉनिकल यूज किया है उन लोगों के लिए जो अभी उस लंदन शहर में या इंग्लैंड में या यूरोप में रह रहे हैं। तो यूरोप में वे लोग रह रहे हैं जो मार्क्स से भटके हुए हैं, धर्म से भटके हुए हैं, सेक्सुअल परवर्जन को बार बार बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर लालच लोभ में है। तो ये लोग वेस्टलैंडर्स हैं, ये लोग वेस्टलैंडर्स हैं, यानी उस वेस्टलैंड के रहने वाले लोग हैं जिनके लिए अच्छी चीज बुरी है और बुरी चीज अच्छी है। और यही कारण है कि अप्रैल चूंकि बहुत सुहावना मौसम है, लेकिन वेस्टलैंडर्स के लिए यह मौसम बहुत बुरा है और इनके लिए क्रूलियस्ट है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। अप्रैल महीना में आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का यह सीजन होता है, फूल पौधों के विकसित होने का समय होता है, प्रकृति के खिलने का सीजन होता है। लेकिन वेस्टलैंडर के लिए यह विकास, यह डेवलपमेंट और यह फर्टिलिटी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि यह उसका विरोध करते हैं। इसीलिए जो अप्रैल महीना है इनके लिए क्रूलियस्ट है, पेनफुल है, या दुख देने वाला है। दुख देने वाला है, न कि इनके लिए सुख लाने वाला, क्योंकि इन्होंने जो करप्शन फैला रखा है उसमें ये लीन है, उससे वो निकलना नहीं चाहते हैं। और अप्रैल महीना इस बात का संकेत है कि निकलो, अब तुम्हारा उद्धार होगा, अब तुम्हें नए जीवन मिलेगा, तुम अपने आप को नवीन कर सकते हो, अपलिफ्ट कर सकते हो, अपने आप को शुद्ध कर सकते हो। लेकिन वे लोग इस तरह से अपने वेस्टलैंड से चिपके हुए हैं, उनकी सारी विशेषताओं से चिपके हुए हैं कि उससे वो आगे नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए अप्रैल महीना जो उनका मित्र होना चाहिए वास्तव में वो शत्रु बन गया है, वो क्रूअल बन गया है। राइट? फिर अगली लाइन में कहते हैं ब्रीडिंग लाइलक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। वो कहते हैं इसके बावजूद, वो तो मानते हैं कि अप्रैल एक क्रूलेस्ट मंथ है, एक ऐसा महीना है जिसे वो पसंद नहीं करते हैं। इसके बावजूद चूंकि यह प्राकृतिक विकास का सीजन है, मौसम है, तो कुछ डेड लैंड, यानी इनका जो वेस्ट लैंड है, एक ऐसी अनउपजाऊ भूमि है, अनफर्टाइल लैंड है, यानी निर्जन है। ये लोग मरे हुए जो लोग हैं, इनके देश से, इनके भूमि से फिर भी लाइलक्स नामक फूल खिल उठता है या खिलने की कोशिश कर रहा है। यानी यह फूल उनको संकेत कर रहा है कि तुम भी खिलो, अपने आप को ऊपर उठाओ, क्यों मरे हुए पड़े हुए हो। राइट? फिर कहते हैं मिक्सिंग,
मेमोरी एंड डिजायर। अब आप इसका मतलब समझे। मेमोरी का मतलब यहाँ पास्ट से है और डिजायर का मतलब है कुछ पाना। तो वह कहना ये चाहते हैं कि ये जो वेस्टलैंडर्स हैं, अप्रैल मंथ, लाइलेक्स फ्लावर, इनको संकेत करता है, इनको याद दिलाता है कि तुम मेमोरी पास्ट, यानी जो तुम मर चुके हो, जो तुम्हारी लाइफ पास्ट की रही वो मरी हुई है, राइट। तुम्हारा तुम फर्टिलिटी गार्ड को भूल चुके हो, उनको दफनाए तो हो लेकिन उनसे उम्मीद नहीं कर रहे हो कि वो फिर उगे। तो उसी तरह से तुम अपनी मेमोरी में सब कुछ रख चुके हो, यानी उससे ऊपर नहीं उठना चाहते हो। वो तुम्हारा पास्ट की तुम अपने पास्ट में ही रहना चाहते हो। तुम अपने उसी अवस्था में रहना चाहते हो जहां से तुम्हें अप्रैल महीना, लाइलेक्स फ्लावर्स उठाना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं। एंड डिजायर, हालांकि तुम्हारे मन में ये इच्छा हो रही है कि क्यों ना हम भी अपना स्पिरिचुअली हम जगें, स्पिरिचुअली अपना रिजनरेशन करें, इस सेक्सुअल परवर्जन से उठें, इस धार्मिक पतन से ऊपर उठकर इसका उत्थान करें। लेकिन चूंकि तुम वेस्टलैंडर्स हो, तुम्हारी जील मर चुकी है, तुम्हारा आत्मा मर चुकी है, इसलिए तुम उसी में पड़े हुए हो। स्टरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। और हालांकि स्प्रिंग, देखिए रेन आया, रेन का मतलब पानी है। पुनः आप फर्टिलिटी वाली मिथ को याद रखें कि जो पानी होता है उसमें एक पावरफुल एक क्वालिटी यह है कि वह चीजों को नवीनी करती है, नवीनी उसमें जीवन लाती है। तो वो कहते हैं कि स्टरिंग डल रूट्स, वो कहते हैं कि हे मरे हुए वेस्टलैंडर्स, यहाँ पर जो रूट्स हैं, जो पेड़ पौधे सूखे पड़ गए हैं, जड़ें सूखी पड़ गई हैं, स्प्रिंग सीजन में जब बारिश होती है तो उनमें भी एक हल्की सी हलचल पैदा हो रही है, एक आगे स्प्राउट करने की या उत्पन्न होने की या पुनः विकसित होने की एक वो आशा पैदा हो रही है, हलचल पैदा हो रही है। लेकिन तुम में कब हलचल पैदा होगी? तुम भी लोग जगो। अप्रैल महीना ये क्रूलियस्ट नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आया है। लाइलक्स फ्लावर्स संघर्ष करके बीज उग गया और तुम्हें जगाने आया है। तो तुम क्यों पड़े हुए वो डल रूट्स की तरह हो? तुम क्यों नहीं इच्छा करते हो कि तुम भी जगो, तुम भी इसका संज्ञान लो? लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए स्प्रिंग सीजन भी बेकार है। फर्टिली तुमने फर्टिलिटी गॉड को मार दिया है हमेशा के लिए। उन्हें जिंदा करने का समय है लेकिन तुमने उनको मार दिया है। तो तुम्हें यह एक इस 4 लाइनों से आप समझ सकते हैं कि यह पूरी वेस्टलैंड की क्या बात हो रही है। फिर कहते हैं कि वेस्टलैंडर्स, विंटर केप्ट अस वार्म। यहां पर एक चर्चा हो रही है जर्मन लड़की की जिसका नाम है मैरी। आप कैरेक्टर का नाम लिख लें, उसका नाम मैरी है। और ये यहां से पूरा मैरी मैरी चलेगा नीचे तक। तो यहां पर वह दिखाएंगे कि वेस्टलैंडर्स में ऐसी क्या प्रवृत्ति आ गई है, क्या बुराई आ गई है जिससे वह लिपटे पड़े हुए हैं, उससे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या है देखें आप, विंटर केप्ट अस वार्म, यानी उनको स्प्रिंग प्यारी नहीं है, उनको समर प्यारी नहीं है, उनको विंटर प्यारी है, यानी जाड़ा। और आप जानते हैं विंटर जो है वो सिंबल है किस चीज का? विंटर सिंबल इन एक्टिविटी का, यानी जिसमें आप में जागृति नहीं रहती है, अजागृति का समय होता है। विंटर पतन का संकेत है, विंटर सुस्ती का संकेत है, राइट। तो कहते हैं विंटर केप्ट अस वार्म। इसका बड़ा मीनिंग है। एक मीनिंग तो यह है कि जो हमारे लिए शीत का समय है, जाड़े का मौसम है, वो बहुत प्यारा है क्योंकि यह हमें गर्म रखा हुआ है। अब आप देखें कि जाड़े में हम सभी परेशान रहते हैं, हमें इतना कपड़ा पहनना पड़ता है अपने आप को गर्म रखने के लिए, और हो सकता है सोने का मजा आता हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि विंटर हमारी फ्रेंडली नहीं होती है। लेकिन वेस्टलैंडर्स के लिए यह विंटर फ्रेंडली है। इस सेंस में वो अब यहाँ पर एक संकेत और है कि
हमें विंटर गर्माहट इसलिए देती है क्योंकि हम अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी प्रेमिकाओं के साथ या किसी बाहरी के साथ सेक्सुअल संबंध में रहते हैं, तो हमें एक सेक्सुअल गर्माहट मिलती है, इसलिए विंटर हमको पसंद है। और कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, वो कहते हैं कि ये जब जाड़े का मौसम आता है तो स्नो पड़ती है, और स्नो पड़ने से वो सब कुछ दबा लेती है, पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है, इसलिए सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी तरह से यह जो जाड़े का मौसम है, यह एक तरह से जो हमारे अंदर संवेदना होती है, जो जागृति होती है, स्पिरिचुअलिटी, उसको मार दिया है। वो हम सेक्सुअल आग में या सेक्सुअल गर्माहट में उस चेतना को भूल गए हैं, और न तो हम कोई प्रयत्न करना चाहते हैं, बल्कि हम निष्क्रिय फील करते हैं। लेकिन वह निष्क्रियता हमें बहुत प्यारी है, वह निष्क्रियता से हम मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वह हमें गर्माहट देती है। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स, वो कहते हैं कि ड्राई ट्यूबर्स का मतलब होता है जड़ें। वो कहते हैं कि सब कुछ जो सूखी हुई जड़ें हैं, उनमें अब जीवन नाम मात्र का बचा हुआ है। क्योंकि स्नो पड़ गई है, विंटर है, तो यह ऐसा मौसम है जो पौधों के लिए, जड़ों के लिए सुटेबल नहीं है, बल्कि वो उनका दुश्मन है, उनको और ज्यादा खत्म करने की कोशिश करता है अपेक्षाकृत जीवन देने का। तो यहाँ पर ड्राई ट्यूबर्स न केवल वृक्षों की बात कर रहा है, बल्कि हम वेस्टलैंडर्स की भी बात कर रहा है, जो धर्म से कटे हुए हैं, जो सेक्स की आग में केवल अपने आप को जलाने को तैयार हैं, जो लोभ मद मोह में व्यस्त है, वे लोग भी पड़े हुए, उनके अंदर कोई चेतना नहीं आ रही, बल्कि उसमें वह उसी तरह से पड़े हुए हैं। क्या इतनी लाइन की आपको मीनिंग क्लियर हुआ? यस सर। ओके। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप देख लें, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, यह क्वेश्चन बनता है। मेमोरी एंड डिजायर वाला क्वेश्चन बनता है। तो कृपया जो मैं लाइन को इंगित करूंगा, आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है? अंडरलाइन कर रहे हैं सर। ओके। तो एक तरह से हम लोगों ने इस पोएम को ओपन कर दिया है, और अब हम कल से इसका बड़ा मजा लेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल इस पूरी पोएम को मैं एंड कर दूं, ठीक है? आपके शैलेंद्र सर ने कहा है कि 2 ही लेक्चर आपको मिलेगा है ना? तो जिस गाइस, वे में पढ़ा रहे हैं सर, उसमें तो टाइम लगेगा सर। नहीं टेक्स्ट इस मैं आपसे बात कर लूं थोड़ा सा, ये वास्तविकता क्या है। देखिए, ये टेक्स्ट से इतने रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जांपल, मैडम सोसास्ट्रिस कौन है, ठीक है? जी और सर। वन आइड मर्चेंट कौन है? हम्म ये इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको टेक्स्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मीनिंग और तेजी से बताते चलूं, और जो इम्पोर्टेंट जगह है उस पर आपको आपका ध्यान खींचूं, ठीक है? यस। तो जी, अब चूंकि आप देखें, मैं क्लास का आदी हूँ, लोगों को सामने से पढ़ाने का, तो थोड़ा सा मुझे भी एडजस्ट करने में आज टाइम लगा है। बट मैं आपके साथ पूरी जस्टिस करूंगा, कल से ये बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत तेजी से ये पोएम हम लोग लेकर चलेंगे। हाँ, लेकिन जो मैं रेफरेंसेस दूंगा, जो लाइनें इंगित करूंगा, जो फैक्ट्स कुछ बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि चूंकि मैं 8 बार नेट था, और मैं यूपी में हायर एजुकेशन में सेलेक्ट था, मध्य प्रदेश में हायर में सेलेक्ट था, उत्तराखंड में चूंकि मैं हूँ, तो मैंने 5-6 परीक्षा में अपना सिलेक्शन पाया है। और ऑफ कोर्स आपका केबी में मैं था ही, मेरी पहली जॉब केबी में थी, तो मुझे हर तरह का अनुभव है इस वेस्टलैंड को लेकर, और भी परीक्षाओं के पहलुओं को लेकर। तो मैं शैलेंद्र सर के साथ अपने इस अनुभवों का प्रयोग करूंगा, ताकि आपका भी भला भला हो। चूंकि मैं मानता हूं कि आप लोग मुझसे बेहतर हो सकते हैं ज्ञान में भी, हर नहीं चीज सर, में, लेकिन चूंकि बेहतर मेरा अनुभव है, तो मेरा अनुभव आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। जी। बेहतर नहीं है सर, बस
आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं सर, शायद हम इसे लाइफ टाइम भूले ना। जॉब तो एक माइलस्टोन है, मिले ना मिले, लेकिन जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, ये लाइफ टाइम मेमोरी में बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड तक चला जा रहा है सर। थैंक यू सो मच। और देखिए, हम टीचर की बस एक ही चीज तो आप लोगों से चाहत होती है कि बस आपको समझ में आ जाए और दो शब्द आपके मिल जाए, और यही असली हमारी कमाई है। लेकिन मेरा वादा है कि मैं इस पोयम को आपके जेहन में इस तरह से घोल दूंगा कि कोई भी फैक्ट नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चूंकि आज बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी था और मुझे पता था कि चूंकि ये सिंबॉलिकल पोएम है और बहुत इसमें माइथोलॉजीज यूज हुए हैं, तो वो जब तक आपको ये पूरा बैकग्राउंड पता नहीं चल जाएगा तब तक क्योंकि जब लाइनों का अर्थ बताऊंगा ना, जब कहूंगा कि ये इजिकियल का रेफरेंस है, तब आप समझ जाएंगे अपने आप की क्या हो रहा है। अब जब मैं यस सर। फीसर की बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मतलब है। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। और चूंकि आप लोगों ने लगभग 2 घंटे का टाइम मुझे दे दिया है, तो चूंकि मैं तो पढ़ाना अभी भी चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप सभी को यही टाइम है भोजन करने का, तमाम चीजों का, तो आप लोग भी इंजॉय करें। मुझे चूंकि मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे भी बनाना पड़ता है। तो हम सभी अब भोजन करेंगे और कल हम लोग इसी समय में, मेरी आप लोगों से निवेदन है कि कल आप लोग यदि 8:30 पर, क्या आप लोग खाली रहेंगे? ओके सर, मिलेंगे सर, यस खाली रहें। सर, सही रहेगा। ओके। तो मैं शैलेंद्र सर से कोऑर्डिनेट करूंगा, यदि वो कहते हैं कि यदि आपको